जय हिंद। एनआईए स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने भारत के संवैधानिक विकास के प्रथम चरण अर्थात 1773 से 1853 तक के एक्ट को अच्छे से कवर कर लिया था। आज के सेशन में हम द्वितीय चरण अर्थात ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1858 से 1947 तक के क्रम को कवर करेंगे, जिसमें से कोशिश करेंगे कि आज इसके हाफ पोर्शन को कवर करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, 1858 से 1947 के बीच में कई सारे अधिनियम आते हैं, जैसे 1858, 1861, 1892, 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और अंत में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इनके बीच में कुछ छोटे छोटे अधिनियम भी आते हैं जिनका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना महत्व तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उनको एक बार एक नज़र देख लेना चाहिए, तो हम उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत हम भारत सरकार अधिनियम 1858 से करते हैं। देखिए, 1857 में जब क्रांति होती है, मतलब जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि अब भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसके शासन को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को नियंत्रित नहीं कर पा रही है। और ये 1857 की क्रांति से अंग्रेज़ों को स्पष्ट हो जाता है। इसी क्रम में अब वहाँ की गवर्नमेंट, ब्रिटिश सम्राट यह डिसाइड करते हैं कि अब इनको ख़त्म करने के बजाय, इनको ख़त्म करने के बाद या इनके शासन को समाप्त करके भारत में एक बेहतर शासन स्थापित करना चाहिए। और इसी बेहतर शासन, बेटर गवर्नमेंट के लिए वो एक अधिनियम लेकर आते हैं जिसे कहते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858। इसे भारत में बेहतर शासन के लिए अधिनियम कहते हैं, इंग्लिश में फॉर बेटर गवर्नमेंट के लिए अधिनियम कहते हैं। इसमें हम दो दृष्टिकोण से इस अधिनियम को देखेंगे। पहला कि एक ब्रिटेन में देखेंगे कि क्या क्या गतिविधियां हुई, और दूसरा भारत में देखेंगे कि कौन कौन से प्रावधान इसके अंतर्गत दिए गए। तो पहला हम ब्रिटेन से देखते हैं कि ब्रिटेन में बीओसी और सीओडी को समाप्त किया गया, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि ब्रिटेन में ही रहकर कंपनी को नियंत्रित करते थे, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। पहली बात तो ये हुई। ब्रिटेन में ही दूसरी चीज़ हुई, प्रमुख चीज़, कि इसके स्थान पर भारत सचिव नामक एक नए पद की स्थापना की गई। यह भारत सचिव कौन होता था? तो भारत सचिव ब्रिटिश संसद का ही एक कैबिनेट मंत्री होता था, वहाँ की सरकार का एक कैबिनेट मंत्री होता था, जिसे भारत मंत्री भी कहते थे। भारत मंत्री की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय टीम थी, जिसे भारत परिषद के नाम से जानते थे। यह इसकी सलाहकार संस्था थी। किसकी? भारत सचिव की सलाहकार संस्था थी। आपको ज्ञात ही होगा कि सीओडी और बीओसी का कॉन्सेप्ट कब लाया गया था। सीओडी का कॉन्सेप्ट तो बहुत पहले से था, जबकि कंपनी की स्थापना हुई थी तब से था, लेकिन बीओसी की जो कॉन्सेप्ट था उसको किस में लाया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट में लाया गया था। वहीं से द्वैध शासन की स्थापना हुई थी कंपनी में, तो अब उसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। अब देखते हैं भारत में क्या प्रावधान लागू किए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट मीन्स ईआईसी, को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। भारत से इनका बोरिया बिस्तर अब खत्म। दूसरी तरफ गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय का सीधा सा मतलब ये है कि वायसराय क्राउन का प्रतिनिधि या एजेंट होता था। देखिए, एक तरफ तो भारत सचिव हो गया और दूसरी तरफ ये वायसराय हो गया। भारत सचिव ब्रिटेन में ही रहेगा
और वायसराय अब भारत में रहेगा। यही दोनों मिलकर अब भारत के कंपनी के शासन को खत्म होने के बाद अब क्राउन के शासन को स्थापित करेंगे, क्योंकि अब जो भी एक्ट आएंगे वो क्राउन के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि अब सीधा भारत में शासन क्राउन का हो चुका है। दूसरा देखते हैं कि इसमें भारत सचिव और भारत परिषद को सम्मिलित करके गृह सरकार नाम दिया गया, इसीलिए इसका क्या कहते हैं हम, भारत सरकार अधिनियम 1858 कहते हैं। 1857 की क्रांति के बाद प्रशासन में परिषद में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इसी क्रम में 1861, 1892, 1909 में भारतीयों को लेजिस्लेटिव में शामिल किया गया। लेजिस्लेटिव वह परिषद थी जो क्या करती थी, कानून बनाती थी गवर्नर के साथ मिल करके, इसको गवर्नर जनरल की परिषद बोलते थे। तो अब देखा कि भारतीयों में अंग्रेज़ों के प्रति या उनके शासन के प्रति जो क्रांति की भावना थी, जो आंदोलन की भावना थी, तो अंग्रेज़ों ने क्या कहा कि अब भारतीयों को भी इस परिषद में शामिल किया जाए, ताकि उनका जो बेरुखीपन है उसको कहीं ना कहीं समाप्त करने में उनको सफलता मिलेगी। इस उद्देश्य से उन्होंने भारतीयों को अब परिषद में शामिल करने की घोषणा की। अब नेक्स्ट जो प्रावधान था, नेक्स्ट जो अधिनियम था, अब देखिए अब इसका नाम चेंज हो गया। अब क्या हुआ, ये भारत परिषद अधिनियम। क्यों? क्योंकि अब भारतीयों को भी परिषद में शामिल किया जाने लगा, इसलिए अब इसका नाम ही बदल दिया गया, भारत परिषद अधिनियम कर दिया गया। इसमें क्या प्रावधान थे? इसमें सबसे प्रमुख प्रावधान थे वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। देखिए, अभी राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार है वो इसी अधिनियम के माध्यम से ही आया था। कि देखिए धीरे धीरे कैसे भारतीय संविधान का जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, वो उसका बेस तैयार हो रहा है। इसके माध्यम से क्या हुई, भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। विभागीय प्रणाली मतलब जैसे आज भारतीय किसी भी राज्य के विधानसभा में देखिए या लोकसभा में देखिए, जो मंत्री परिषद होती है, हर मिनिस्टर के पास अपना एक विभाग होता है ना। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1861 में ही हुई थी। बहुत नया कॉन्सेप्ट था ये कि अब जो मंत्री थे परिषद के, जो कार्यपालिका के, गवर्नर के, उसमें अब मंत्रियों को विभाग का बंटवारा किया जाने लगा। ये भी प्रीलिम्स में हर बार पूछा जाता है, इसे भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसी प्रकार क्या हुई, भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। किसके माध्यम से? 1861 के माध्यम से। दूसरा, मद्रास व बंबई की सरकारों को पुनः कानून बनाने का अधिकार दिया गया, मतलब विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई 1861 में। आपको पता ही है कि 1833 के एक्ट के माध्यम से केंद्रीकरण की शुरुआत कर दी गई थी, क्योंकि इसके माध्यम से गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था और जो भी कानून बनाए जाते थे उसको केंद्रीकरण कर दिया गया था। तो अब क्या हुआ, 1861 के माध्यम से विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी। अच्छा, आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, थोड़ा सा गूगल चाचा से पूछिएगा कि भारत में जब वायसराय बनाया गया 1858 के माध्यम से, तो पहला वायसराय कौन था? ये थोड़ा सा आपको देखना है। अब मैंने पहले ही बताया था कि पहली बार विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया गया। पहली बार गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की गई। देखिए, सरकारी सदस्य वो होते थे परिषद में जो शामिल होते थे, वो कहीं ना कहीं कंपनी में ही पहले से नियुक्त अधिकारी होते थे, उनको सरकारी सदस्य कहा जाता था। गैर सरकारी सदस्य ये भारतीयों को शामिल करते थे जो सरकार में पहले से शामिल नहीं होते थे, तो ये होते थे गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की गई। इसको हमने थोड़ा सा ब्रीफ किया है। बीओसी का मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सीओडी का मतलब कोड ऑफ डायरेक्टर, ईआईसी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब भी आप नोट्स बनाएं तो कोशिश कीजिए अपने समझने के उद्देश्य से नोट्स में आप लिखा कीजिए, ताकि टाइम की बचत हो सके। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। 1873 का अधिनियम।
देखिए, इसमें यह प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। कभी भी भंग करने का प्रावधान, ये कभी भी है, कभी भी भंग करने का प्रावधान। इसी के अंतर्गत 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। 1857 में तो भारत से इसको ख़त्म कर दिया गया था, है ना, इसकी सत्ता को यहाँ से बाहर कर दिया गया था। लेकिन 1874 में अब ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से भंग कर दिया गया। कहाँ? ब्रिटेन में। तो ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है कि इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या हुआ। फिर एक अधिनियम आया जिसको बोलते हैं शाही उपाधि अधिनियम 1876। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं कि किस एक्ट के माध्यम से महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया। तो आपको याद रखना है ये कौन सा एक्ट है, शाही उपाधि अधिनियम 1876। फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से निर्वाचन का जो भी कॉन्टेक्स्ट था, इसमें अब विकास की प्रक्रिया चालू होती है। तो चलिए इसे देखते हैं। अब नेक्स्ट में आते हैं, ये है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। मैंने पहले ही आपको बताया था कि 1858 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ये अब इस कॉन्सेप्ट में चल रही थी कि हमें भारतीयों को अपने परिषदों में अब शामिल करना है। तो बस उसी का ही ये विकास का क्रम अब आगे बढ़ता है। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया, लेकिन अभी ये लिमिटेड लोगों तक ही सीमित था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत अभी नहीं हुई थी। तो इसमें क्या हुआ, प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्य नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय तथा वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। इसका मतलब ये है कि जो भी संस्था होती थी, नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय के गिने चुने लोगों को ही, मतलब एक हिसाब से देखिए अभी जनता इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही है, तो छोटे छोटे संस्थानों को यह अधिकार दिया जाता था कि वे प्रांतीय परिषदों के लिए आप निर्वाचन कीजिए। तो एक हिसाब से जब जनता शामिल नहीं होती है तो उस निर्वाचन को हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो यही अप्रत्यक्ष निर्वाचन की एक शुरुआत मानी जाती है, किसके माध्यम से? 1892 के माध्यम से। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि किसमें कितनी संख्या बढ़ाएगी। इसमें कुछ प्रावधान भी किए जाते हैं कि प्रांतीय परिषदों में संख्या को बढ़ाया जाता है, तो उसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप इतने ज़्यादा नंबर्स को याद करके नहीं लिख सकते। और जब भी पूछा जाएगा तो डिटेल में पूछेंगे तो वो कम से कम प्रथम चरण के या द्वितीय चरण के हिसाब से ही क्वेश्चन करेंगे। इंडिविजुअल क्वेश्चन करेंगे तो 2 मार्क्स में ही आएंगे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से शुरुआत होती है, वेरी इंपॉर्टेंट ये एक्ट है। इसमें आते हैं पहले भारत परिषद अधिनियम 1909। इसे मार्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं या मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। इस क्यों? क्योंकि भारत सचिव थे वो जॉन मार्ले थे और वायसराय थे वो लॉर्ड मिंटो थे। वायसराय भारत में, भारत सचिव ब्रिटेन में। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे? इसमें प्रावधान किया गया था कि केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, क्योंकि अब भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना है, इसलिए इनकी संख्या को अब बढ़ाते जाते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया अभी भी अप्रत्यक्ष थी और संपत्ति के आधार पर निर्वाचन करने की योग्यता दी गई थी। मतलब कुछ जो टैक्स देने वाले थे, जिनके पास एक निश्चित संपत्ति होती थी, वही क्या कर सकते थे? निर्वाचन में भाग लेते थे। तो अभी भी निर्वाचन की प्रक्रिया अप्रत्यक्ष थी। देखिए, स्थानीय निकायों के सदस्य प्रांतीय परिषदों के सदस्यों को चुनती थी और प्रांतीय परिषद के सदस्य केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों को। हमने इसके जस्ट पहले वाले एक्ट में देखा था कि निचली संस्थाएं प्रांतीय परिषदों को निर्वाचित करती थी, और जब ये प्रांतीय सदस्य निर्वाचित हो जाते थे तो वो केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते थे।
नेक्स्ट प्रावधान पे आते हैं। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। इसमें ये था कि किसी भी क्षेत्र में जहां मुसलमान बहुसंख्यक होते थे, ऐसे में उनसे सदस्यों को परिषद में शामिल करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया कि जो भी कैंडिडेट खड़े होंगे वो मुसलमान ही होंगे और उनको निर्वाचित कौन करेंगे? मुस्लिम समुदाय के लोग ही मतदान करेंगे। तो इसमें यह होता था कि अब निश्चित रूप से मुस्लिम समुदाय के जो प्रतिनिधि थे वो निर्वाचित होते ही थे, क्योंकि इसमें सिर्फ मुसलमानों को ही वोट देने का अधिकार होता था। यही से नींव पड़ती है भारत के विभाजन की, क्योंकि अब धीरे धीरे यही जो थॉट है, जो सोच है, जो विचार है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं इसकी नींव पड़ती है 1909 के अधिनियम से। पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। अब देखिए, अभी तक तो वायसराय के परिषद में लोगों को शामिल किया जाता था, कार्यकारिणी में शामिल नहीं किया जाता था। परिषद जो होती थी वो क्या करती थी? कानून बनाती थी, और कार्यकारिणी वो होती थी जो कहीं ना कहीं उसी कानून को क्रियान्वित करती थी। मतलब ये एक मंत्रिमंडल थी, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं जिसको एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। तो इसी कार्यपालिका में अब एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया, और वो पहले भारतीय सदस्य थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा जी। ये भी प्रीलिम्स का फैक्ट है, इसे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसको याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आता है भारत सरकार अधिनियम 1919। इसमें काफ़ी सारे प्रावधान हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रावधान है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसे नाम दिया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मॉन्टफोर्ड सुधार भी इसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि मॉन्टेग्यू थे भारत सचिव और चेम्सफोर्ड थे वायसराय। इसमें भी हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखेंगे, पहला ब्रिटेन के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे आप क्रम में लिखेंगे तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव बनाएगा आपके आंसर को। ब्रिटेन में भारतीय व्यापारियों, छात्रों के हितों की रक्षा के लिए भारतीय उच्चायुक्त नामक नए पद की स्थापना का गठन किया गया। जो भी व्यापारी ब्रिटेन में जाके व्यापार करते थे या जो भी छात्र वहाँ रह करके पढ़ाई करते थे, उनके हितों की रक्षा के लिए भारतीय उच्चायुक्त, जैसे आज के समय में हम क्या बोलते हैं, एम्बेसडर बोलते हैं, तो इसकी नींव भी इसी के माध्यम से रखी गई थी। किसके माध्यम से? 1919 के माध्यम से। फिर आगे बढ़ते हैं और भारत में देखते हैं। भारत में हम देखेंगे तो इसे दो टॉपिक में देखेंगे, एक केंद्रीय स्तर पर देखेंगे और दूसरा हम राज्य के स्तर पर देखेंगे। केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था, ये द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया। मतलब एक राज्य परिषद, मतलब आज के समय का राज्य सभा, और केंद्रीय विधानसभा जो आज के समय का लोकसभा। यही आगे चल करके यही कॉन्सेप्ट को ले करके हम क्या बनाते हैं अपने उसमें संविधान में, लोकसभा और राज्यसभा। क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों को हम 1919 से फॉलो करते आ रहे हैं, इसलिए हमने अपने संविधान में भी इसी कॉन्सेप्ट को लिया हुआ है। फिर पृथक निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया गया। 1909 में सिर्फ मुसलमानों को दिया गया था, अब सिखों को भी पृथक निर्वाचन के दायरे में लाया गया। इसके साथ ही भारतीय ईसाइयों, जो भारत में रहने ईसाई ईसाई थे, उनको आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी प्रावधान किया गया। जो यूरोपीय भारत में आते थे उनको भी अब पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। आंग्ल भारतीय मतलब ऐसे यूरोप के लोग थे जो कहीं ना कहीं उनके जो फैमिली के लोग थे, वे
अंग्रेज थे और वे भारत में आके रहते थे, उनका जन्म भारत में हुआ था, तो ये कहलाते हैं आंग्ल भारतीय। इसे हम नागरिकता के चैप्टर में बहुत अच्छे से समझते हैं क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट नागरिकता के चैप्टर में आता है। आई होप आप लोग नए हैं तो ये थोड़ा सा टिपिकल होगा। बाकी जो संविधान को पढ़ चुके हैं, जिनका रिवीजन हो रहा है, वो आंग्ल भारतीय को बहुत अच्छे से समझते हैं। सभी विषयों को दो भागों में बांटा गया। अब देखिए, यहाँ से अब 7वीं अनुसूची की शुरुआत होती है। पहला केंद्रीय विषय और दूसरा प्रांतीय विषय। मतलब अभी 7वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 3 विषय हैं। तो 1919 में 2 विषय में किया गया था, फिर 1935 में 3 विषय में बांटा गया। भारत में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित किए जाने संबंधी प्रावधान अभी तक ब्रिटेन में होता था, अब भारत में भी दिया गया। तो 1922 में पहली बार इलाहाबाद में परीक्षा आयोजित की गई। ये तो हमने देख लिया केंद्रीय स्तर पर। अब हम आगे देखने की कोशिश करते हैं और ये है प्रांतीय स्तर पर कौन कौन से प्रावधान किए गए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो आपका आंसर काफ़ी डायनेमिक होगा और चेक करने वाले को अट्रैक्ट करेगा। देखिए, इससे शुरुआत होती है द्वैध शासन की। द्वैध शासन हम समझेंगे क्या होता है द्वैध शासन। इस प्रणाली के जन्मदाता थे लियोनिल कॉटिस। लियोनिल कॉटिस द्वैध शासन को थ्योरी को इन्होंने ही दिया था। इसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा गया। पहला विषय था आरक्षित विषय, दूसरा विषय था हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में पुलिस, वित्त, न्याय, भू राजस्व, प्रेस, ये सभी आते थे। फिर देखते हैं हस्तांतरित विषय में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, स्थानीय शासन, ये सभी विषय इसमें आते थे। आरक्षित विषय का शासन गवर्नर एवं मनोनीत मंत्री द्वारा किया जाता था और हस्तांतरित विषय का शासन तो था गवर्नर और निर्वाचित मंत्री के द्वारा किया जाता था। मतलब पूरे राज्य के विषय को 2 भागों में बांट दिया गया और शासन करने वाले अलग अलग हो गए। ये सभी गवर्नर जनरल के परिषद के ही मंत्री होते थे। इनमें से कुछ मनोनीत मंत्री होते थे, ज़्यादातर अंग्रेजी होते थे, और हस्तांतरित विषय में निर्वाचित मंत्री होते थे, क्योंकि हमने देखा कि कैसे अब निर्वाचन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, भारतीयों को शामिल किया जा रहा है, अन्य समुदाय के लोगों को भी शामिल किया जाता है, तो इसमें निर्वाचित मंत्री शासन करते थे। अब इसका सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रांतों में अब प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत होती है। अब क्या होता है कि अब जनता सीधे मतदान करती है, लेकिन ये भी लिमिट में ही लोगों को दिया गया था। यह अधिकार कर एवं संपत्ति के अधिकार पर सीमित मताधिकार, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि अभी सभी लोगों को अधिकार नहीं दिया गया था। क्या दिया गया था? जो कर पटाते थे, टैक्स देते थे गवर्नमेंट को, और जिनके पास गवर्नमेंट फिक्स करती थी कि इन संपत्ति वाले ही अभी अधिकार दे पाएंगे, सभी को अधिकार नहीं था। फिर महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। यहाँ तक ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधे प्रीलिम्स में पूछता है। मेंस के लिए तो आपको सभी इन प्रावधानों को बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन किया गया। इसमें प्रावधान था, इसी के तहत 1926 में गठन किया गया। और यह क्या था? उच्च नागरिक सेवाओं के लिए। मतलब आज के समय में हम देखें, उच्च नागरिक सेवा जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जितने भी है, जिसको हम अखिल भारतीय सेवा कहते हैं, तो उस समय उच्च नागरिक सेवाओं के लिए ही केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ तक तो हमने देख लिया 1919 के अधिनियम तक। भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। आप धीरे धीरे इसे आराम से पढ़िए, तब तक आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे। ना केवल जानेंगे बल्कि इसे इन चीज़ों को समझेंगे भी।
दूसरी एक प्रमुख बात जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप मेंस में आप तैयारी करेंगे या मेंस लिखने के लिए जाएंगे, तो उसके लिए आप क्या करिए, सिनॉप्सिस तैयार कर लीजिएगा। मतलब जैसे हमने भारत सरकार अधिनियम 1858 को पढ़ा, तो इसमें कौन कौन से शब्दों को आप याद रखेंगे, वो कीवर्ड होंगे। इस कीवर्ड के माध्यम से 5-6 वर्ड को आपने याद कर लिया और 1858 के संबंध में आप कम से कम 150 से 200 250 शब्द तक आराम से इजीली लिख सकेंगे। बढ़ाने की कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे 1858 में क्या किया, बीओसी और सीओडी को याद कर लिया एक, फिर दूसरा भारत सचिव को आपने लिख लिया, फिर तीसरा भारत परिषद लिख लिया, फिर चौथा यहाँ आप क्या करिए, वॉयस राय याद कर लीजिए, यहाँ पूर्णतः समाप्त याद कर लीजिए। तो ऐसे करके आप 1 बाय 1 एक सिनॉप्सिस तैयार कर लेंगे। इस सिनॉप्सिस के माध्यम से जब भी आप मेंस लिखेंगे ना, तो आपको पूरे चीज़ों को रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, सिर्फ आप एक कीवर्ड याद करके चलेंगे और इसी कीवर्ड के माध्यम से आप वहाँ डील कर सकते हैं और अपने आंसर को ब्रीफ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो मेरा आपको सजेशन यही होगा कि जब आप मेंस जब दिलाने जाएंगे, उसके पहले जब भी आप पढ़ें तो इसका सिनॉप्सिस तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और बाकी के प्रावधानों को देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। आप अपने सिलेबस के हिसाब से जो भी कंप्लीट करते जाएंगे, आप उसको हाईलाइट करते जाइएगा, उसको क्रॉस करते जाइएगा कि ये टॉपिक आपके हुए हैं। फिर नेक्स्ट सेशन में आपको दिक्कत नहीं होगी और लास्ट में आपके कितने टॉपिक बचे हैं वो पूरी तरीके से आप देख लेंगे। धन्यवाद। जय।